Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. In this video, we will discuss the current affairs of Himachal Pradesh from third week of November 2020. 16th नवंबर से लेकर 23rd नवंबर तक जितने भी हिमाचल में इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए हैं उनके ऊपर हम इस वीडियो में नज़र डालेंगे। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो नेक्स्ट मंथ हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं। सो फॉर मेंस आंसर राइटिंग दिस वीडियो मे कंटेन सो मेनी ऑफ योर फॉर्दर पॉइंट्स दैट यू कैन मेंशन इन योर मेंस आंसर्स। उसके अलावा जो हिमाचल के बाकी एग्जाम्स भी हैं उनके लिए भी ये करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस गेट इनटू इट। तो इस वीक के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स और इनिशिएटिव्स से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज हम डिस्कस करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी एक न्यूज़, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश उससे भी एक न्यूज़ आइटम, हिस्ट्री से भी एक और इकोनॉमी से दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि इस वीक आई थी ये हम डिस्कस करेंगे। सो इन टोटल 6 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। स्टार्टिंग फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स, सबसे पहले है MBBS क्लासेस एट एम्स बिलासपुर टू बिगिन इन दिसंबर। अगले महीने से जो बिलासपुर में नया एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस जो खुलने वाला है, and this is a very big news for Himachal Pradesh because AIIMS is a world class institution, healthcare institution और ये tertiary healthcare institution है। That means हरियाणा के जो health infrastructure है उसको बहुत बड़ा boost up मिलने वाला है क्योंकि अगले महीने बिलासपुर में जो नया AIIMS है वो अपनी MBBS की क्लासेस शुरू करने वाला है। So finally the hospital will start functioning from next month। तो बीजेपी के जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं मिस्टर JP नड्डा और जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने आपस में ये बात की कि जो एम्स खुल रहा है वेरी इंपॉर्टेंटली एट कोठीपुरा इन बिलासपुर। तो बिलासपुर में जो कोठीपुरा जगह है जहां पर एम्स बिलासपुर खुल रहा है एंड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। बाय दिसंबर 2021 इट विल बी कंप्लीटेड एंड इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। ये एक बहुत प्राइड की बात है हिमाचल के लिए बिकॉज हिमाचल स्पेशली इस साल जब पूरे इंडिया का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्ट्रेस में आ गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। हालांकि हिमाचल काफ़ी देर तक उससे इम्यून रहा बट नाउ देयर इज़ अ वेव इन हिमाचल एज वेल जहां पर नए कोविड के केसेस आ रहे हैं एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दैट इज कि हिमाचल को अब टूरिज्म के लिए खोल दिया गया है एंड पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली फ्रॉम द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, दे आर थ्रॉन्गिंग द वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। पिछले कुछ दिनों से स्नोफॉल भी हुई है विच इज़ अ वेरी बिग अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। तो उस वजह से क्राउडिंग होनी शुरू हो गई है। सो सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड प्रॉपरली। इस वजह से वहाँ पर कोविड केसेस आने शुरू हो गए हैं और जितनी देर तक कोविड का जो प्रेशर है वो हेल्थ सिस्टम पे रहा उतनी देर तक हिमाचल के जो पेशेंट्स हैं वो वहाँ पर कोई बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन ना होने की वजह से उनको ज़्यादातर दिल्ली के एम्स में या फिर जो चंडीगढ़ में PGI है वहाँ पर रेफर किया जाता रहा। बट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट मंथ हिमाचल विल हैव इट्स ओन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विच गारंटीज वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट एंड इट विल बी अ वेरी बिग बूस्ट फॉर द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हरियाणा। इसमें एक और अच्छी बात यह है कि उसमें जो डॉक्टर्स का पहला बैच चूज किया गया है उसमें 18 डॉक्टर्स उसी स्टेट के हैं बिकॉज देयर इज नो सच क्राइटेरिया। जब इतने बड़े लेवल का इंस्टीट्यूशन खोला जाता है तो ये क्राइटेरिया नहीं रखा जाता कि उस स्टेट के कितने लोग होंगे वहां पर। बट ये एक प्राइड की बात है हिमाचल के लिए कि हिमाचल के ही 18 डॉक्टर्स पहले बैच ऑफ डॉक्टर्स में इंक्लूडेड हैं विच शोज दैट देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। उसके बाद ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जैसा कि मैंने आपको बताया। थोड़ा सा देखते हैं एम्स बिलासपुर के बारे में। सो
100 MBBS सीट्स होंगी इन टोटल, देयर वुड बी 100 MBBS सीट्स एंड द क्लासेस वुड स्टार्ट नेक्स्ट मंथ। इसमें 750 बेड्स होंगे और 183 फैकल्टी मेंबर्स इसमें होने वाले हैं। 750 बेड्स is a great start. For a start 750 beds is a big thing for a state like Himachal, जहां पर रिमोट एरियाज हैं, जहां पर हेल्थ केयर इतना एक्सेसिबल नहीं है। 183 फैकल्टी मेंबर्स होंगे इसमें और 600 से ज्यादा इसमें नर्सेज होंगी। सो इट विल बी अ गुड लेवल इवन टू स्टार्ट विद। और इसके लिए टेम्परेरी इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन तक एस्टैब्लिश कर दिया गया है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल्स अंडर critical category. It falls under the critical infrastructure category. Critical infrastructure means they get the electricity from the grid 24/7. इनको कभी भी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो बंद नहीं की जाती है, because these are considered to be the critical infrastructure, including the airports, including the defense establishments, including the tertiary healthcare institutions and hospitals, because यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, there are thousands of ventilators, all the life support systems, each and everything, so grid से directly connected होता है, जिसके लिए एक अलग से सब स्टेशन भी establish कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी लाइट जाना अफोर्ड नहीं किया जा सकता। So all the infrastructure, the support structure has been already created and this is a big news for Himachal Pradesh। उसके बाद हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, विच इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो वो जो न्यूज़ थी वो आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हिमाचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी लिखना है या फिर वे फॉरवर्ड में आपको कुछ भी लिखना है, तो आप ये जरूर मेंशन कीजिए दैट एम्स बिलासपुर इज गोइंग टू स्टार्ट फंक्शनिंग वेरी सून। इट विल बी अ ग्रेट लाइक फॉर्डर पॉइंट फॉर योर मेन्स आंसर। अगली न्यूज़ है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। फर्स्ट डॉपलर वेदर रेडार इंस्टॉल्ड एट कुफरी। तो हिमाचल में कुफरी जो है नियर शिमला, वहां पर पहला डॉपलर वेदर रेडार इंस्टॉल किया गया है। डॉपलर वेदर रेडार। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डॉपलर इफेक्ट बहुत फेमस है। तो डॉपलर इफेक्ट जो है इस रेडार को चलाता है, वेदर फोरकास्टिंग में यूज किया जाता है। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। साइंस एंड टेक में एक अच्छी डेवलपमेंट है हिमाचल के लिए। द मेट्रोलॉजिकल ऑफिस हैज इंस्टॉल्ड द फर्स्ट डॉपलर वेदर रेडार। इसका पूरा नाम क्या है? Doppler weather radar at Kufri for more precise area specific weather forecast. Weather forecasting पहले भी होती रही है, now it will be more precise and area specific weather forecast. देखिए जैसे जैसे climate change हो रहा है, we know the extreme weather events are at a rise. The extreme weather events are increasing. इसलिए avalanches, snowfalls या फिर फ्लैश फ्लड्स, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हिमाचल प्रदेश ज्यादा वल्नरेबल है, इस तरह के इवेंट्स को फोरकास्ट करने के लिए दे नीड एन एडवांस्ड वेदर फोरकास्टिंग मैकेनिज्म एंड दैट मैकेनिज्म इज प्रोवाइडेड बाय दिस डॉपलर रेडार। तो इसकी एक स्पेशलिटी जो है वो ये होगी दैट इट विल प्रोवाइड वेदर डेटा ऑफ 100 किलोमीटर्स इन ऑल द डायरेक्शंस। यानी कि इससे 100 किलोमीटर सारी डायरेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द हिमाचल प्रदेश विल बी कवर्ड। तो 100 किलोमीटर्स के रेडियस में पूरे चारों डायरेक्शंस में जो वेदर डेटा है वो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज किया जाएगा, स्पेशली फॉर द शॉर्ट रेंज फोरकास्ट और नाउ कास्टिंग भी बोला जाता है इसको। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट मींस इट विल टेल कि अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिन में क्या होने वाला है। से रेनफॉल जो है वो कितनी होगी, किस डायरेक्शन से होगी, स्नोफॉल कब होगी, कहाँ होगी, किस डायरेक्शन से होगी, कितनी ज्यादा कितनी कम होगी। सो दीज थिंग्स विल हेल्प इन अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन, अर्ली वार्निंग एंड मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यही वेदर इवेंट्स कई बार डिजास्टर भी बन सकते हैं, जैसे कि हमने उत्तराखंड में देखा केदारनाथ में 2013 में जो फ्लैश फ्लड्स आए थे, दोज वर बिकॉज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरीली हैवी रेनफॉल। अगर उनको कुछ पहले भी मेजर कर लिया जाता तो hundreds of lives could have been saved, thousands of crores of property could have been saved by rescuing and by mitigation strategies. But
वहां पर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, सो वी वर नॉट एबल टू फोरकास्ट दैट काइंड ऑफ वेदर इवेंट, बट विद दिस पर्टिकुलर रेडार इट इज पॉसिबल। उसके बाद ये सिर्फ पहला रेडार है जो कि कुफरी में इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके बाद मंडी और डलहौजी में भी 2 और डॉपलर रेडार्स को सेटअप करने के लिए जो प्रपोजल है वो तैयार कर लिया गया है। इनफैक्ट मंडी में तो वो जगह भी फाइनलाइज कर ली गई है जहां पर ये रेडार इंस्टॉल किया जाएगा और इसकी एनओसी भी जो है वो ऑब्टेन करने पर काम चल रहा है। अब हम देखते हैं कि डॉपलर रेडार होता क्या है, हाउ इट साइंटिफिकली वर्क्स। डॉपलर रेडार जो है इट इज अ स्पेशलाइज्ड रेडार दैट यूजेस द डॉपलर इफेक्ट टू प्रोड्यूस वेलोसिटी डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। वेलोसिटी मींस ये स्पीड को मेजर करते हैं। दे मेजर द स्पीड ऑफ वेदर इवेंट्स, विंड्स की स्पीड, रेनफॉल की जो स्पीड है, डायरेक्शन है वो कैसी होगी, इतना प्रिसाइसली ये इसमें बता सकते हैं। वेलोसिटी डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट्स एट अ डिस्टेंस। इट डज दिस बाय बाउंसिंग अ माइक्रोवेव सिग्नल of a desired target and analyzing how the object's motion has altered the frequency of the returned signal। तो जैसे एक रेडार वर्क करता है, ये माइक्रोवेव सिग्नल्स जो हैं उसको बाउंस करते हैं और वो टकरा के जैसे वापस आते हैं उस अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है उसको ये स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लेते हैं और उससे पता चलता है कि जो वेदर इवेंट्स हैं वो कैसे अपनी स्पीड और वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं। जो कन्वेंशनल रेडार होता है इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन एसोसिएटेड विद द स्टॉर्म। जो कन्वेंशनल नॉर्मल रेडार होता है वो सिर्फ लोकेशन और इंटेंसिटी बताता है, लेकिन जो डॉपलर रेडार है इट एड्स द कैपेबिलिटी टू डिसर्न एयर मोशंस विद इन अ स्टॉर्म। अगर एक स्टॉर्म आ रहा है उसी के अंदर जो अलग अलग एयर पैटर्न्स हैं, जो अलग अलग एयर के मोशंस हैं, उनको भी डिसर्न करने की कैपेबिलिटी ये देता है, जिससे कि पता चलता है कि वो कितना ज्यादा इंटेंस होने वाला है। डॉपलर रेडार कैन सी नॉट ओनली द प्रेसिपिटेशन, तो ये एक एग्जांपल है जिसे काफी क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली डॉपलर रेडार की कैपेबिलिटी कितनी हद तक होती है। डॉपलर रेडार कैन सी नॉट ओनली द प्रेसिपिटेशन इन अ थंडरस्टॉर्म, राइट, बट मोशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन along with the radar beam। वो ना सिर्फ इतना देख लेता है कि प्रेसिपिटेशन कितनी होने वाली है, बल्कि उसका मोशन तक मेजर कर लेता है। In other words, it can measure how fast यानी कि velocity rain और hail is moving towards or away from the radar। और इससे पता चलता है कि वो जो रेन है या जो स्नो थंडरस्टॉर्म है वो कितनी देर तक किसी जगह पर पहुंचेगा। So this velocity measuring is what gives Doppler effect its main functionality। Otherwise conventional radars are functioning, वो बता सकते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, यहाँ पर स्नोफॉल होने वाली है। What gives Doppler radar its utility is it can tell the velocity of that air motion and the intensity of that air motion, जिससे कि पता चल जाएगा कि यहाँ इस जगह पर अब से 2 या 3 घंटे में बारिश होने वाली है या 2 या 3 घंटे में स्नोफॉल होने वाली है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर स्नोफॉल की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। देर आर वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स, बॉर्डर लगता है हमारा दूसरी कंट्री के साथ। देन देर आर एवलांचेस, द प्रॉब्लम ऑफ एवलांच इज देयर, जिसमें जो स्नो है वो ढलान से नीचे की तरफ आती है एंड इट डिस्ट्रॉयज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट कम्स इन बिटवीन। तो इस तरह की वेदर फोरकास्टिंग बहुत हेल्पफुल हो सकती है फॉर अ स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश। अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी इस हफ्ते पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड। ये न्यूज अपने आप में इतनी सिग्निफिकेंट शायद आपको ना लगे। 37 न्यू ऊना पंचायत्स टू हैव बिल्डिंग्स सून। ऊना पंचायत, ऊना जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें 37 पंचायत को नई बिल्डिंग्स जल्दी ही मिलने वाली हैं। इस न्यूज से हमें 2 बातें पता चलती हैं। पहली बात तो ये दैट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वो किस तरह के हैं स्टेट में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, देयर आर रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड देयर आर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। जब हम रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसमें 3 स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं। फर्स्ट इज द जिला परिषद, सेकंड इज योर पंचायत समिति, एंड थर्ड इज योर नगर पंचायत।
जो पंचायत समिति है इसे ब्लॉक समिति भी कहा जाता है। सो दिस इज हाउ द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इन अ स्टेट। बात करें अर्बन लोकल गवर्नमेंट की तो इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल काउंसिल and I'm sorry, this is not Nagar Panchayat here, it should be actually the Gram Panchayat, और यहां पर हमारे आएगी नगर पंचायत। तो ये जो है दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एनी स्टेट इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। तो ऊना जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, उसमें 37 पंचायत की अपनी बिल्डिंग्स होंगी, यानी कि ऊना एक जिला परिषद भी होगी और उसके नीचे 37 ग्राम पंचायत में बिल्डिंग्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं। पहली बात तो हमें स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर दैट इज देयर इन द स्टेट ऑफ हिमाचल। सेकेंडली, अगर ये बिल्डिंग्स अब बन रही हैं, नाउ दिस स्ट्रक्चर्स आर इन प्लेस सिंस 73rd एंड 74th अमेंडमेंट केम इनटू बीइंग। 1993 से 73rd और 74th अमेंडमेंट्स जो है वो एनफोर्स हुई थी, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था। 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था और 74th अमेंडमेंट से अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। बट डिस्पाइट 27 years हैविंग पास्ड आफ्टर द अमेंडमेंट्स, और ये इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं, बट मेनी ऑफ देम आर विदाउट इवन बिल्डिंग्स। द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर in local self-government institutions is a very very big problem India is facing. कितना inadequate इंफ्रास्ट्रक्चर है, और हम इन्हें कहते हैं टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि यहां से ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी फंक्शन करती है। दैट टेल्स अस हाउ inadequate the local self-government institutions are, क्योंकि इनको devolution of powers and finances is not adequate। और ये सिर्फ हिमाचल की नहीं, इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स की प्रॉब्लम है, क्योंकि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उन्हें दो पार्ट्स में बांटा गया है। कुछ प्रोविजंस जो हैं वो मैंडेटरी हैं, यानी कि वो हर स्टेट को इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी, और कुछ प्रोविजंस जो हैं वो डिस्क्रिशनरी हैं या ऑप्शनल हैं। मैंडेटरी प्रोविजंस हैं जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना, या विमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना, या फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना, या स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना। ये हर स्टेट के लिए जरूरी है, तो ये तो सभी स्टेट्स ने किया हुआ है। बट एज फार एज डिस्क्रिशन इज कंसर्न्ड, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड फाइनेंसेस इज अ डिस्क्रिशनरी फंक्शन ऑफ एवरी स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट के ऊपर छोड़ दिया गया है कि उसने अपनी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को कितनी पावर और कितने फाइनेंसेस डिवॉल्व करने हैं। दैट इज द रीजन व्हाई इन सम स्टेट्स दीज इंस्टीट्यूशंस आर वर्किंग इन अ वेरी गुड मैनर। उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो अच्छे से अपना काम कर पा रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स हैं जहां पर ये काफी बुरी हालत में है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ दैट स्टेट गवर्नमेंट। तो ये एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, very important from your answer writing point of view. You can give this example that even these institutions don't even have basic infrastructure even after so many years of implementation of this act or this amendment, right? तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन इसमें डिलिमिटेशन की बात की गई है, which have been, so 37 new panchayats in Una district which have been constituted during the delimitation process, यानी कि delimitation process यानी कि कुछ नए जो हैं वो institutions create किए गए हैं, because this is very dynamic in nature। नए district बन सकते हैं, नई सब divisions, नए blocks, नए villages, नई पंचायत, कुछ भी, it all depends on the will of the state government। इसी तरह से existing structures को merge भी किया जा सकता है। तो इस तरह से डिलिमिटेशन यानी कि कुछ नए बाउंड्रीज को डिलिमिट करके, एरियाज को डिलिमिट करके कुछ नए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं। सो डिलिमिटेशन प्रोसेस इज दैट। उसके बाद हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड एक न्यूज है। शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ ब्रिटिश एरा इन अ शैम्बल्स।
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, जो कि ब्रिटिश के टाइम पे बनाया गया था। ये एक बहुत ही खराब हालत में है। तो ये हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड टॉपिक कैसे है, जबकि इट शुड बी इरिगेशन का ये टॉपिक है, ये तो इकोनॉमी का पार्ट होना चाहिए, बट इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड कल्चर बिकॉज हरियाणा की हिमाचल की थोड़ी सी हिस्ट्री हम इसमें देखेंगे। हैरानी की बात यह है कि जो शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये है तो हिमाचल प्रदेश में, लेकिन ये पंजाब की ओनरशिप के अंडर आता है। इट इज ऑन लीज टू द पंजाब गवर्नमेंट और ये कुछ सालों बाद हरियाणा हिमाचल को हैंड ओवर होने वाला है। लेट अस सी, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। ब्रिटिश एरा शनन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये जोगिंदर नगर में है एंड बिकॉज ऑफ द एपैथी ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट इसे अच्छे से मेंटेन नहीं कर रही है। इसकी जो लीज है पंजाब गवर्नमेंट को दी गई है और वो 2024 में एक्सपायर होने वाली है। जब ये लीज एक्सपायर हो जाएगी उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को हिमाचल प्रदेश को हैंड ओवर कर देगी। इट विल बी हैंडेड ओवर टू द हिमाचल गवर्नमेंट आफ्टर 4 years। पंजाब गवर्नमेंट ने इस बिल्डिंग को मेंटेन नहीं किया है, इसमें रोपवे भी है, इसमें ट्रॉली सर्विस भी है, लेकिन इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया है। 1966 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज की गई थी, देखिए 1971 तक हिमाचल प्रदेश वाज अ यूनियन टेरिटरी। 1966 में जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया गया, व्हेन हरियाणा वाज क्रिएटेड, उस वक्त पंजाब के कुछ हिली रीजन्स जो थे उनको हिमाचल के साथ मर्ज कर दिया गया और लेटर 1971 में हिमाचल को एक अलग स्टेट बनाया गया। तो 1966 में जब पंजाब को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था तो पंजाब के कुछ एरियाज जो थे वो हिमाचल का पार्ट बन गए, लेकिन उससे पहले को कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स चल रहे थे जिनको अभी भी चलने दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ये जो लीज थी, ये लीज 1925 में साइन की गई थी 99 सालों के लिए, 99 ईयर्स के लिए, और इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस वक्त ये सही समझा कि इस लीज को अगर ना छेड़ा जाए, ये जो एग्रीमेंट है इसको वैसे ही रहने दिया जाए, और जब ये एग्रीमेंट की लीज की टर्म खत्म हो जाएगी तब इसको रिन्यू ना करके इसको हिमाचल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट पंजाब गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ये एग्रीमेंट किस किस में साइन हुआ था? 1925 में 99 ईयर लीज साइन की गई थी बिटवीन जोगिंदर सेन द राजा ऑफ मंडी स्टेट, जो मंडी की प्रिंसली स्टेट थी उसके राजा थे जोगिंदर सेन इनमें, और कर्नल BC बैटी जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, ही वाज अ ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव। इन दोनों में ये लीज साइन हुई थी 99 सालों के लिए, और जब देश आजाद हुआ 1947 में तो ये लीज नेचुरली पंजाब को हैंड ओवर कर दी गई बिकॉज ये सारा एरिया उस वक्त पंजाब का हिस्सा था। यहां पर डेंस देवदार फॉरेस्ट्स हैं, उसके बाद जोगिंदर नगर से लेके बरोट तक यहाँ पर नैरो गेज हॉलेज सिस्टम तक बना हुआ है, जो कि अब पूरी तरह से जो है वो रस्ट हो चुका है बुरी तरह से। और ये इट्स अ कप शेप्ड विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ उहल। जो बरोट है ये एक विलेज है, उहल जो एक रिवर है उसके बैंक्स के ऊपर बना हुआ है, तो इसका रूट हमें पता चलता है। तो ये पावर प्रोजेक्ट जो है इसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, दैट इज द मेन न्यूज हियर। एक स्मॉल गॉज रेल लाइन है यहाँ पर कुछ पहुंचाने के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए, कुछ यानी कि जब ये बनाया गया था उस वक्त सीमेंट या फिर बाकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल यहाँ तक पहुंचाने के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से अभी जो है वो रुका हुआ है कई सालों से, इट्स नॉट फंक्शनिंग। इसकी अगर एंटीक रेलेवेंस देखें तो दिस पावर हाउस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पावर हाउसेस ऑफ इंडिया। अनडिवाइडेड पंजाब में और लाहौर में और दिल्ली में सारी जगह ये बिजली पहुंचाया करता था किसी वक्त में। इट यूज्ड टू फीड द एंटायर अनडिवाइडेड पंजाब, लाहौर एंड दिल्ली बिफोर इंडिपेंडेंस। और सबसे खास बात जिसको अभी भी यूज किया जा सकता है एज अ टूरिस्ट रिजॉर्ट। इसकी जो लोकेशन है वो इतनी अच्छी सीरीन जगह पर है कि इसको टूरिस्ट स्पॉट की तरह भी डेवलप किया जा सकता है, लेकिन जब तक ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर रहेगा तब तक हरियाणा गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट उसको वैसे यूटिलाइज नहीं कर सकती। Thousands of tourists visit Barot to enjoy the ride of haulage with trucks and trolleys up to Barot। तो अगर इस हॉलेज को दोबारा शुरू किया जाए तो ये एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है। तो जो मंडी के MP हैं रामस्वरूप शर्मा, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से ये सारी बात बताकर उनसे डिमांड की है कि लीज के खत्म होने तक वेट ना की जाए। अगर पंजाब इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो हिमाचल गवर्नमेंट को
इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी जाए ताकि इतने सालों का जो लैग है उसको पूरा किया जा सके, इसको जल्दी से रिपेयर करके अच्छा बना के इसको एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट की तरह बनाया जा सके, विच विल बी अ वेरी, you can say very progressive step not only for highlighting the history of this particular place, क्योंकि ये एक बहुत इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बल्कि इकोनॉमी और टूरिज्म पे भी इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा इन जोगिंदर नगर। उसके बाद इकोनॉमी पे आते हैं। तो जो लाहौल स्पीति है, इट इज इन न्यूज फॉर टू रीजंस नाउ। वन ऑफ द रीजंस इज द अटल टनल। जो अटल टनल बनी है उसकी वजह से लाहौल और स्पीति के साथ जो कनेक्टिविटी, ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो गई है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई इट इज इन न्यूज। एक दूसरा और लेस नोन रीजन है, प्लांटेशन ऑफ हींग बिगिंस इन लाहौल स्पीति। देखिए, एक प्रीवियस वीडियो में यहां पर डिस्कस किया जा चुका है अटल टनल के बारे में, और उसमें यह भी डिस्कस किया गया था कि जो लाहौल स्पीति के लोग हैं वो क्लाइमेट बेस्ड माइग्रेशन करते थे हर साल। For generations, those people have been migrating to Manali and Bandi in the months of winter. लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हो रहा है कि उसमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग जो हैं उन्होंने माइग्रेशन नहीं की है, बिकॉज दे आर श्योर दैट द अटल टनल विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू लाहौल एंड स्पीति। तो इस बार पहली बार वो लोग वहां से नहीं जा रहे हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड प्लांटिंग हींग इन लाहौल स्पीति। हींग और सैफरन को उन्होंने वहां पर उगाना शुरू कर दिया है, यानी कि वहां के लोग ऑलरेडी सिर्फ 6 महीने के लिए ही वहां की इकोनॉमी काम कर सकती थी, और वो भी कुछ ज्यादा नहीं। बट नाउ वहां पर और 6 महीने के लिए काम किया जा सकता है, वहां की यूनिक वेदर कंडीशंस को, यूनिक सॉइल्स को यूज किया जा सकता है। इनफैक्ट वहां का टूरिज्म पोटेंशियल भी अब बढ़ रहा है। तो जैसा कि अटल टनल वाली क्लास में डिस्कस किया गया था कि वहां पर बहुत सारे नए टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप किए जा रहे हैं, नए नए रिजॉर्ट बन रहे हैं। इट इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट यूनिक टूरिस्ट प्लेस इन हिमाचल। सो द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड, जिस स्कीम का नाम है कृषि से संपन्नता योजना। हिमाचल गवर्नमेंट ने ये स्कीम शुरू की है, कृषि से संपन्नता योजना, यानी कि जो हाई क्वालिटी, हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं जिन्हें हिमाचल में उगाया जा सकता है, जिनकी वैल्यू बहुत अच्छी है, जिनकी वैल्यू एडिशन करके उन्हें बेचा जा सकता है। क्योंकि हिमाचल में जो वेदर है वो और जो क्लाइमेट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिस्टीन है, काफ़ी ज़्यादा प्योर है, इसलिए वहाँ पर उगी चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू में बेचा जा सकता है। इसी वजह से ये स्कीम लॉन्च की गई है, कृषि से संपन्नता योजना, और उसके तहत सैफरन और हींग जो हैं ये लाहौल स्पीति में अच्छे से प्लांट किए जा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसके लिए डिटेल्ड प्लान तैयार किया है और एक MOU साइन किया गया है with the Institute of Himalayan Bioresource Technology IHBT पालमपुर। IHBT पालमपुर के साथ एक MOU साइन किया गया है। तो जितने भी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं मंडी, चंबा और लाहौल स्पीति के, यहां पर इनफैक्ट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के भी, ये बहुत सूटेबल हैं हींग और सैफरन उगाने के लिए। और हींग का जो पहला सैपलिंग है वो कहां पर प्लांट किया गया है, एट कोरिंग विलेज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। एक ट्रिवियल फैक्ट है जो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि स्कीम के तहत हींग का पहला सैपलिंग कहां प्लांट किया गया। जस्ट लाइक अ लॉन्च ऑफ अ स्कीम, जैसे कहीं से वो स्कीम लॉन्च की जाती है, वो पहला सैपलिंग प्लांट किया गया है कोरिंग गांव, जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो हाई ऑल्टीट्यूड में ये फसल उगती है और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोविजन भी की गई है। ये आपको कहीं पे भी अगर रिमोट एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है, नए स्कीम्स और इंसेंटिव्स या इनिशिएटिव्स के बारे में पूछा जाता है, या फिर एग्रीकल्चर में क्या नया किया जा सकता है या किया जा रहा है के बारे में पूछा जाता है, यू कैन राइट दिस पॉइंट देयर, कृषि से संपन्नता योजना। फाइनली, नो पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एट बीड बिलिंग दिस ईयर। इस साल बीड बिलिंग में पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप नहीं होगा। हर साल इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होता है एट बीड बिलिंग, लेकिन इस साल नहीं होगा कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी फॉरेन पायलट्स होते हैं वो सब इसमें विजिट करते हैं, दे टेक पार्टिसिपेशन इन दिस इवेंट। लेकिन इस साल इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद होने की वजह से या कम होने की वजह से, और कई कंट्रीज में अभी भी रिस्ट्रिक्शंस और लॉकडाउन्स हैं, उस वजह से ये इवेंट इस साल भी कैंसिल किया जा रहा है।
हैरानी की बात यह है कि ये पिछले साल भी ये इवेंट नहीं हुआ था, बिकॉज पिछले साल धर्मशाला में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के महीनों में ये होता है, इन द मंथ्स ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर एवरी ईयर ये होता है। पिछले साल भी ये हुआ था क्योंकि धर्मशाला में इन्वेस्टर्स मीट थी, जिसकी वजह से ये कैंसिल हो गया था। और इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, इंपॉर्टेंट, जॉइंटली बाय द टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड द एसडीएम बैजनाथ। ये दोनों जो बॉडीज हैं ये मिलकर इस पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करती हैं। एंड एसडीएम बैजनाथ इज ऑल्सो द चेयरमैन स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ बीरबिलिंग। SADA का जो चेयरमैन होता है दैट इज द SDM ऑफ बैजनाथ। तो ये मिलकर टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ये वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करते हैं और ये इट्स अ वेरी रीनाउंड इवेंट। जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट लवर्स हैं उनके लिए ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट इवेंट है वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया में ये फेमस है कि हिमाचल में अक्टूबर नवंबर में एक पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप होता है। द नेम इज सजेस्टिंग इट्स अ वर्ल्ड कप एक्चुअली। तो पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे एक प्राइवेट एजेंसी बीड बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन BPA ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, लेकिन जब सरकार बदली तो उसके बाद टूरिज्म डिपार्टमेंट और SADA को इसका जो काम था वो सौंप दिया गया। सो हु आर द ऑर्गेनाइजर्स, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज होता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमी एज वेल एज टूरिज्म ऑफ द स्टेट। 2018 में पहली बार ये नए सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर SDM बैजनाथ एंड द टूरिज्म डिपार्टमेंट। और इस साल भी कहा जा रहा है कि अगर सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है तो इसे मार्च या अप्रैल में करवाया जा सकता है, बिकॉज नाउ ऑन द वेदर विल बी वेरी एक्सट्रीम। तो दिसंबर जनवरी में ये इवेंट नहीं होगा, so it can be held in March April. It's a big tourism draw for the state because it's a World Cup. तो world over से जो foreign tourists और pilots हैं they visit the state of Himachal to see this paragliding World Cup. तो ये जो है important news थी आपकी इस week से, economy से, science and technology से, then your history, your polity and governance, some very fine points that you can mention in your mains answers. And also important for your MCQ point of view. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर course by clicking on the link in the description below. This is an initiative of Abhimanyu's IAS. Thank you and have a nice day.